इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। देखो ये वाला क्वेश्चन था ना जो मैं तुम्हें बोला, इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट होता है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट। Hey aspirants, let's start with the third lecture. In this lecture we will be covering our third page. Okay, let's begin. कहाँ तक हो गया था हम लोग का? कहाँ तक हुआ था? ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, मैं यहाँ से करना है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने कल तुम्हें लास्ट में बताया था, ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलरली वॉल्ड वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। ये भी क्या है, वस्कुलराइज्ड बैग, जैसे लंग्स का था ना उधर लिखा हुआ फर्स्ट पेज पे वस्कुलराइज्ड बैग, वैसे ये भी क्या है, वस्कुलराइज्ड बैग, ठीक है। याद रखना कि ये थिन है, थिक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आओ, वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड क्या, किससे लंग्स कवर है, प्लूरा से कवर है। उन दोनों प्लूरा के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, ये भी मैंने तुम्हें कल ही बताया था, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, उन दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये कोलैप्स ना हो, वैसे प्रॉपरली अपने प्रॉपर शेप में रहे, ठीक है। ये भी हो चुका था। अब 18 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 18 क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिंग पार्ट स्टार्ट विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सटेंड अप टू, ठीक है। एक्सटेंड अप टू कहाँ तक होता है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक एक्सटेंड करता है। कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, देखो दो पार्ट होते हैं इसके, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट में बेसिकली बस एयर का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोसफियर से और एल्वियोलाई में, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि एयर का एक्सचेंज क्या होता है, सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं से हम लोग एयर को इनहेल या एक्सहेल करते हैं, ठीक है। कहाँ तक एक्सटेंड होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ये रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, ये एल्वियोलाई और डक्ट, एल्वियोलाई के बाद से उसके जितने भी डक्ट्स होते हैं वहाँ तक रहता है रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। आ जाओ, हाँ 19 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड, अब मैंने बताया ना, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के पहले देखो, इधर और भी था क्वेश्चन जो 18 के बाद ही है, इसमें नहीं दिया हुआ था इस बुक में, मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन ये मैं तुम्हें बता चुकी, ठीक है। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर विच इज नॉट एन एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। क्या होगा इसका, ट्रू या फॉल्स, इसका आंसर हो गया क्या लिखा हुआ, लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर। तो थोरैसिक चैम्बर क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर बोल रही हूँ, एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट नहीं होगा, ये क्या रहता है, एयर टाइट चैम्बर रहता है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ थोरैसिक चैम्बर का फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ रहता है, मतलब कि देखो थोरैसिक चैम्बर यहाँ पे क्या बताना है कि थोरैसिक चैम्बर के अपर पार्ट पे, लोअर पार्ट पे ये वेंट्रल सरफेस पे, लेटरल सरफेस पे, पोस्टीरियर एंटीरियर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो थोरैसिक चैम्बर के एंटीरियर पोर्शन में होता है क्लेविकल और नेक, एंटीरियर मतलब होता है ऊपर का पार्ट, ठीक है। ऊपर के पार्ट में क्या हो गया हमारा, क्लेविकल और नेक हो गया। फिर पॉजिटेरियर होता है नीचे का पार्ट, तो नीचे के पार्ट में क्या रहता है हमारा, डायफ्राम रहता है, ठीक है। उसके बाद हो गया वेंट्रल मतलब वेंट्रल क्या हो गया, ये आगे की साइड क्या रहता है, रिब्स रहते हैं और स्टर्नम रहते हैं। देखो मैं तुम्हें इधर बना के दिखाती हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया क्लेविकल, ठीक है, ऐसे करके क्लेविकल और नेक रीजन, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे रहता है स्टर्नम, यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे कर लो, देखो यहाँ से रहता है क्लेविकल और यहाँ रहता है स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम से क्या कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे रिब्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ऐसे करके रिब्स रहेंगे। और नीचे क्या होता है, नीचे क्या रहता है, इधर डायफ्राम रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंटीरियर सरफेस पे क्लेविकल और नेक हो गया, पोस्टीरियर सरफेस पे डायफ्राम हो गया, वेंट्रल सरफेस पे रिब्स और स्टर्नम हो गया, और लेटरल सरफेस पे रिब्स हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, एक मिनट, चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी नॉट रिफ्लेक्टेड इन पल्मोनरी कैविटी, ट्रू है या फॉल्स है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स है। अगर थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में थोड़ा भी हम लोग चेंज करेंगे तो वो पल्मोनरी कैविटी में भी उसका रिफ्लेक्शन आएगा। इसी की वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो भी होता है, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज जो भी होगा आगे पढ़ाऊंगी, उसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी कैविटी में चेंज आता है, इसी की वजह से हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस कंटिन्यू हो पाता है, ठीक है। इसके बाद आओ, क्या है, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ये क्या ट्रू है या फॉल्स है, ये एकदम ट्रू है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग अल्टर नहीं कर सकते, अभी बताया ना मैंने, थोरैसिक कैविटी में अल्टर करेंगे, उसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम अल्टर होता है, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, ये भी सारी एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, ठीक है। अब हो गया ये क्वेश्चन 18 तक। इसके बाद धरा 19th क्वेश्चन पे, 19th क्वेश्चन हो गया था ना, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड बता चुकी हूँ। 20 पे आ जाओ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एक्चुअल साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फियरिक एयर इज एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। ये भी तुम्हें बताया मैंने, एक्सचेंज पार्ट, हाँ ये देखो, एक्सचेंज पार्ट को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सचेंज पार्ट कहते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट, हाँ। इसके बाद आओ देखो, 21st क्वेश्चन क्या है,
लंग्स आर सिचुएटेड इन अ डैश विच इज़ एन एयर टाइट चैम्बर। ये अभी मैंने बताया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय, ये तुम यहाँ पे देख लो, अभी मैंने बता रखा है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। वेंट्रल साइड में क्या होता है, स्टर्नम होता है। लेटरल साइड में क्या होता है, रिब्स होते हैं। लेटरल मतलब इस साइड के पार्ट में, ठीक है। और उसके बाद लोअर साइड पे क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम। ये भी याद रखना तुम लोग कि ये डोम शेप्ड होता है, ठीक है। आगे आओ। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज आउट। ये तो पता ही था, अभी तुम्हें बताया, ठीक है। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये सारा है, ठीक है। इसके बाद और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, ये तुम लोग अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था यहाँ पे, अभी मैं शायद इसका एल्वियोलर मेम्ब्रेन था, हाँ। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड ऑक्सीजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। एल्वियोलर मेम्ब्रेन भी ये लिखा हुआ है उसमें, ठीक। इसको एकदम अच्छे से देख लो, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। देखो इसमें क्या बोला है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्यों डिफ्यूजन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन नहीं होता। ये डिफ्यूजन कहाँ पे होता है, ये वाली बात गलत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये NCERT में लिखा हुआ है रेस्पिरेशन के स्टेप्स वाले में कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, एल्वियोलर मेम्ब्रेन होगा, इसलिए फॉल्स है, हाँ। इसके बाद मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग, क्यों होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करके होता है, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट ही क्रिएट कर, प्रेशर ग्रेडियंट जब क्रिएट होता है तभी क्या होता है इसमें, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, फाइन। आ गया। इसके बाद क्या है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। ब्रीदिंग में क्या क्या होता है, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, विच मसल इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। रिब्स के बीच में क्या रहता है, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये दोनों क्या करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इन मसल्स का क्या यूज होता है, डायफ्राम। डायफ्राम पे मैंने तुम्हें बताया था ना कि ब्रीदिंग में ये यूज़ होता है, हाँ। तो ये दोनों मसल्स एक्चुअल में क्या करते हैं, ये लोग प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस प्रॉपर्ली हो पाता है, ठीक है। अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग याद ही कर लो, सर जनरल नॉलेज की तरह बुक में भी दिया ही हुआ कहीं पे, ठीक है। हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स अ डे, सॉरी अ मिनट, 12 to 16 टाइम्स अ मिनट, डे करेगा तो कैसे जिंदा रहेगा, ठीक है, इतना अ मिनट, ठीक है। अभी देखो एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस, एक्सपायरेशन कब होता है, ये देखो ये भी यहाँ पे लिखा है, कल इसका मैं प्रॉपर्ली बताऊंगी तुम लोग को अगले पेज में। एक्सपायरेशन कब होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो, हायर हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होएगा, ठीक है। आगे आओ। इसमें क्या है, व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये नेगेटिव ग्रेडियंट फॉर्म होता है उसमें, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर फॉर्म होता है लंग्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। ये वाला क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन वाले पेजेस पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसमें कौन से बचे हुए, हाँ ये वाले क्वेश्चन देखो। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तुम लोग अभी कमेंट्स में बताना, ठीक है। मैं इसका NCERT में एक्सप्लेनेशन तुम लोग को बता दूंगी, ये बाकी इसका आंसर तुम लोग कमेंट्स में देना, ठीक है। ड्यू टू डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्यू टू डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन विच एक्सिस, ये पूछा है, ठीक है। तो क्या होता है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, बढ़ता है। देखो ये है डायफ्राम का नॉर्मल शेप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा। देखो अभी रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ ठीक से। देखो मान लो कि ये तुम्हारा ऐसा लंग्स है, एक मिनट, मान लो ये तुम्हारे ऐसा लंग्स है, ठीक है, ये रहा डायफ्राम, ठीक। अभी जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा सीधा हो जाएगा। तो पहले वॉल्यूम कम था, अभी यहाँ देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, कौन से एक्सिस में बढ़ा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब ऊपर नीचे वाली एक्सिस पे, ठीक है। और अगर इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं तो इधर वाली एक्सिस पे बढ़ता है, ठीक। अभी देखो तो ये समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का ऐसा कोई मेजर यूज़ नहीं है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, तो मेन हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पे ही बात करते हैं। ये याद रखना कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का काम आता है। ये क्या करता है, रिब्स और स्टर्नम को लिफ्ट करता है, वॉल्यूम डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज करता है। सॉरी यहाँ पे मैंने तुम्हें गलत बोला था, ये वाला, ये भी क्या करता है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज करता है, ठीक है, इधर वाली एक्सिस पे, मतलब समझ रहे हो ना, मैं ऐसे बोला था ना, उसको तुम लोग आगे पीछे मान लो, ये ऊपर नीचे हो गया और वो क्या हो गया, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे। नॉर्मल इंस्पायरेशन इज एक्टिव और पैसिव प्रोसेस। देखो इंस्पायरेशन में क्या होता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ये एक्टिव प्रोसेस होगा, ठीक है। अभी आ जाओ हम लोग NCERT पे चलते हैं। NCERT में कहाँ से बचा हुआ था, ये स्टार्टिंग के पेजेस से, हाँ ये फर्स्ट लाइन तो मैं तुम्हें कल बता ही चुकी थी, ठीक है। अब इधर जाओ, द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। उसके बाद एल्वेलाई एंड डक्ट्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट, यहाँ तक हो गया। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, हाँ,
और उसको क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल से फ्री करता है, ह्यूमिडिफाई करता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना। ह्यूमिडिफाई करता है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाता है, ठीक है। एक्सचेंज पार्ट क्या करता है, उसको एक्चुअल डिफ्यूजन कराता है ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर का, ठीक है। इसके बाद आओ यहाँ पे, द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। क्या है यहाँ पे, लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। एनाटॉमिकली क्या होता है, ये एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। एयर यहाँ पे कहीं से लीक वीक नहीं होती, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर डॉर्सली होता है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे के साइड वर्टिब्रल कॉलम होता है। उसके बाद वेंट्रली स्टर्नम, आगे के साइड स्टर्नम रहता है। लेटरली रिब्स, इधर इधर क्या रहता है, लेटरल साइड में रिब्स होता है। लोअर साइड में यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। डायफ्राम कैसा है, डोम शेप्ड है। एनाटॉमिकल सेटअप लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट, देखो यहाँ पे लिखा है ना, any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing. We cannot directly alter the pulmonary volume. ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। आगे आओ यहाँ देखो, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस, देखो यहाँ पे ना एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, तोड़ने वाली रिएक्शन, ठीक है। रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेलुलर रेस्पिरेशन आगे हो जाएगा, ठीक है। इधर आओ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या है, ब्रीदिंग में दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन, ठीक है। बाय विच एल्वियोलर एयर रिलीज आउट, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड बाय, देखो प्रेशर ग्रेडियंट को फॉर्म करके क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है, ठीक है, बिटवीन द लंग्स एंड एटमोसफेयर। इंस्पिरेशन ऑकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब कम होगा क्या होता है, गैस कहाँ मूव करता है, गैस मूव करता है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे गैस मूव करता है, ठीक है। तो ये वाला तुमने वो केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, इससे क्या हो जाएगा, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, मतलब प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेशर विद इन द लंग्स जब क्या होगा, कम होगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी कहाँ गए हम लोग, प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर जब इसका कम होगा तो कहाँ, गैस कहाँ से कहाँ आएगा, गैस बाहर से अंदर आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। तो बाहर से अंदर आ रहा है मतलब कि अंदर प्रेशर कम है, तो अंदर नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है। एक्सपिरेशन कब होगा, एक्सपायरेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो, तो लंग्स से कहाँ चला जाएगा, एयर बाहर चला जाएगा, ठीक है। डायफ्राम क्या है, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स और एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। अभी मैंने तुम्हें बताया ना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, देखो ये वाला क्वेश्चन था ना जो मैं तुम्हें बोला, इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट होता है, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पॉजिटीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे वाली एक्सिस पे। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप द रिब्स, और इसके वजह से क्या होता है, चेंज होता है डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पे, आगे पीछे वाली एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, ये थोरेसिक कैविटी वाला है, एंटीरियर में क्लेविकल और नेक रहता है, पोस्टीरियर में डायफ्राम रहता है, ये सारा तुम लोग क्या करना, याद कर लेना। डॉर्सल मैंने नहीं लिखा, इसमें डॉर्सल में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो यहाँ पे लिखा है डॉर्सल में वर्टिब्रल कॉलम, और ये पीछे ही होता है ना, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। चलो हो गया ना इतना, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।